ये है 3ZZZ 92.3 FM गीतांजलि प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं रेनू और अमित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विविध प्रोग्राम। हम लोग आपके सामने तरह तरह की चीजें लाएंगे। हम आपको मेलबर्न में हो रहे प्लेस के बारे में बताएंगे और हम आपके लिए लाए हैं स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी के लिए फ्री टिकट्स। जी हाँ, फ्री टिकट्स। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है indian.program, वहाँ जाइए, उसको फॉलो करिए और वहाँ पर हम कमेंट्स में बताइए कि आप जो हैं इस मूवी में जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप विनर हो सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, यह टिकट सिर्फ मेलबर्न के फॉलोअर्स को ही मिलेंगे। और साथ ही में डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा, जिनसे हमने पहले बातचीत करी हुई है, जो जब यहाँ से वो मेलबर्न से सिडनी तक वॉकिंग गए थे 1300 किलोमीटर, अभी वो हाल में अयोध्या होकर आए, तो उनको आंखों देखा हाल जो उन्होंने हमें भेजा है, हम उसको भी आपको सुनाएंगे। और प्रीति मिश्रा जी जो हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर रही हैं, उनके साथ गपशप है। सविता सियाल जी के साथ एक बहुत ही रोचक विषय पर बातचीत है कि आजकल की चेंजिंग फैमिली नॉर्म्स, आजकल की हमारी जनरेशन्स के क्या एक्सपेक्टेशन है, वो लाइफ को क्या उसके ऊपर कुछ बातचीत है। और साथ ही हम अनु जो है जो यहाँ मेलबर्न में रहती हैं सैंडहर्स्ट में, उनसे बात करना शुरू करेंगे, जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो उनके ऊपर जो दुखों के पहाड़ गुजरे हैं, उनके ऊपर से वो कैसे उभर के आई और आज के दिन वो इतनी पॉजिटिविटी रेडिएट करती हैं कि आप उनके साथ बैठकर उनके से कुछ सीखना ही चाहेंगे, उनसे कुछ गपशप ही करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे मेलबर्न में आजकल क्या हो रहा है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमा गुप्ता है और मैं एसर्स विक्टोरिया की प्रेसिडेंट हूँ। एसर्स यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिव्यू सोसाइटी, ये सोसाइटी शुरू हुई थी साल 2020 में। एसर्स का प्रधान उद्देश्य है कि हम नए टैलेंट को बढ़ावा दें और क्रिएटिव आर्ट्स की प्रचार करें। ये क्रिएटिव आर्ट्स किसी भी माध्यम का हो, संगीत, नृत्य, वाद्य, चलचित्र, कविताएं, हम सबको उसमें शामिल करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों का मनोरंजन कर सकें और उसके साथ उनको कुछ संदेश भी पहुंचा सकें। इससे पहले एसर्स ने शॉर्ट मूवीज़ बनाए हैं, नाटक, नृत्य नाटक, संगीत, ये सब दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। हमारा अगला प्रोडक्शन एक इंग्लिश प्ले है टाइटल्ड ललाबाई ऑफ द अर्थ। ये कहानी भारतीय पौराणिक कथाएं और अबोरिजिनल ड्रीम टाइम स्टोरीज को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। हम इंसानों को इतनी सुंदर धरती का उपहार मिला है जिससे हम आराम से एक खुशहाल जिंदगी बिता सकें, पर मनुष्य ने अपने फायदे के लिए इस धरती के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए, जिसका एक उदाहरण है ये क्लाइमेट चेंज। तो आइए देखते हैं इस नाटक में कि ये सब कैसे हुआ और मनुष्य क्या अपनी गलती समझ सका या सुधारने का कोई उपाय सोच सका। शो के डिटेल्स लिख लीजिए। 16 और 17 मार्च को 5 से 7 बजे तक शाम को क्लेटन थिएटरेट क्लेटन में है। टिकट्स के लिए या फ़ोन कीजिए मुझे सीमा को 0414351162 या देबांजन को 0414171983 या शौगतो को 0432510792। या अगर आपको पसंद है तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं www.trybooking.com/कैपिटल में CNUCK। एसर्स विक्टोरिया के फेसबुक पेज पे भी ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे।
हम रेडियो गीतांजलि के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें अपनी बात आप सभी के सामने रखने का मौका दिया। प्लीज़ हमारे साथ ये शो देखने आइए और आर्टिस्ट को प्रोत्साहित कीजिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कुछ महीनों तक। थैंक यू, शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, साथ में अयोध्या के दर्शन भी कर लिए जाएं। जो प्रश्न आपने पूछा अयोध्या के बारे में, उसको तो शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जैसे हम लोग दिल्ली से गए फ्लाइट से, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप किसी फ्लाइट में बैठे हो। वो सब पूरे जहाज में कीर्तन हो रहा था, क्योंकि सब लोग एक ही कारण से जा रहे थे। सबका मतलब ध्येय एक ही था वहाँ जाने का, और कोई कारण ही नहीं था। सब लोग दर्शन को जा रहे थे। और जैसे वहाँ लैंड किया, और वो जो अयोध्या का एयरपोर्ट है वो भी एक मंदिर की तरह बना दिया उन्होंने। उसका नाम तो वैसे ऋषि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या इंटरनेशनल रखा हुआ है। लेकिन उसको सारा शेप अंदर भी जगह जगह पर भगवान राम के चित्र अंकित हैं, और कहीं राम दरबार बना हुआ है, कहीं तुलसी मानस के दोहे या चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। तो सारा एयरपोर्ट एकदम राममय है। और फिर वहाँ से मतलब 20-25 मिनट की जो ड्राइव है मंदिर के लिए, वहाँ भी क्योंकि अभी इनॉग्रेशन हुआ ही था, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ था जब हम लोग गए, तो उसके कारण ये सब फ्रेश था। और बहुत ही आनंददायक था सारा जो वहाँ का एक्सपीरियंस था अयोध्या जी जाने का। और जो फिर दर्शन हुआ उसका तो क्या बताएं शब्दों में। वो तो पत्थर की मूर्ति नहीं है वास्तव में, वो साक्षात राम खड़े हैं वहाँ पर। रामलला का दर्शन है, पत्थर की प्रतिमा नहीं है वो। क्योंकि वो जितनी बार आप दोबारा देखते हो वो उनकी अलग मुस्कान है। तो हर बार जैसे आप देखो तो उनका एक अलग रूप नजर आता है। तो वो पत्थर की मूर्ति तो नहीं कर सकती ना ये सब। तो मतलब आई डोंट नो कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 2.5 एकड़ में जो बना है वो सारा कॉम्प्लेक्स, टोटल तो उनका 76 एकड़ का है, उन्होंने खरीदी है ज़मीन जो पूरा इर्द गिर्द मंदिर के। उसको जब डेवलप करेंगे तो 4-5 साल तो लगेंगे मेरे ख्याल उसको पूरा डेवलप करने में। लेकिन मंदिर इटसेल्फ जो स्टेज 1 है वो तो कंप्लीट है, और बहुत आनंद आता, बहुत सुख मिलता है जाके। मैं तो जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं चाहे मित्र लोग हैं सबको कह रहा हूँ कि भैया आप जाके एक बार दर्शन करके आओ। तो दोस्तों हम चलिए प्रीति मिश्रा के साथ कुछ गुफ्तगू, कुछ गपशप करेंगे। प्रीति मिश्रा जी हमारे प्रोग्राम में कई बार आ चुकी हैं, और हम उनसे बहुत सारी तरह तरह की बातचीतें, कहानियाँ और कविताएं सुन चुके हैं। अभी वो भारत से दुबई गई हैं अपनी हिंदी भाषा के प्रचार के लिए। बहुत सारे लोग साथ में गए हैं जिन्होंने वहाँ पर एक हिंदी में रंगारंग प्रोग्राम करा। और जैसे कि हम यहाँ मेलबर्न में बैठे हिंदी में अपनी बात कर रहे हैं, हम रेडियो का प्रसारण कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ से हमारी जो लैंग्वेज है ये जो है जिंदा रहेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीति मिश्रा जी के साथ उनका दुबई भ्रमण की बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे रेडियो प्रोग्राम में। अभी आपने हाल में अपने हिंदुस्तान से कुछ लोगों के साथ दुबई में यात्रा करी, जिसमें हिंदी का बहुत उसमें आपने प्रचार हुआ, बहुत चीज़ें हुई वहाँ पर। तो एक तो हमें गर्व है कि हमारी भाषा अब दूसरे देशों में भी इतने उसको इतना सम्मान दिया जा रहा है। पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, आप लोगों ने वहाँ पर कैसे प्रोग्राम बना, गए वहाँ आपने क्या किया? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया आज इस बारे में बात करने के लिए। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी मित्र शारदा मित्तल, हम दोनों ने मिलकर एक शब्द यात्रा नाम से संस्था बनाई है, और जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदी का प्रचार प्रसार और प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा देना है। प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा देना
वो लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छा सा स्टेज हम दे दें कि वहां पे वो जाएं और जो भी उनके दिल में उसको कह पाएं। और इसके लिए अपनी मातृभाषा से अच्छा और कोई विकल्प मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपनी मातृभाषा में जो विचार आते हैं वो किसी और भाषा में नहीं आते। तो दिल की बात सब तक पहुंचाना, यही हमारा एक उद्देश्य है, और इसमें थोड़ा सा सफल हुए हैं ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, इसमें ये तो आप लोग की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी, इसके पहले आप लोग इससे पहले हम लोग मॉरिशस गए, पर मॉरिशस में क्या था कि हमारी हमें विश्व हिंदी सचिवालय से बहुत सपोर्ट मिला था। अच्छा। और अगर आप कहो तो हमें वहीं से ये आइडिया भी आया कि हम ऐसा कर सकते हैं। और हमारे साथ ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि इसमें भाग लेना पसंद कर रहे हैं और यात्रा भी करना पसंद कर रहे हैं। और शायद से उनका लेखन भी बढ़ गया है, क्योंकि अब वो लोग बहुत जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। स्वागत हम सबका करते हैं, किसी को भी इसमें मनाही नहीं है, सब लोग आ जाते हैं। लेकिन हमारा एज ग्रुप वही है, और वो बिंदास होके अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं फिर दुबई में आप लोगों ने कहाँ पे किससे मिले, किस तरह से हाँ आप लोगों ने सम्मेलन किया? जी, हाँ, दुबई का बड़ा ही एक्साइटिंग रहा हमारा, क्योंकि हमने हमने 2 दिन, जब हम गए दुबई तो सबसे पहले हम अबू धाबी चले गए। और अबू धाबी में हमने एक होटल रेडिसन में 2 दिन स्टे किया। और वहीं पे क्लब रोटाना करके है, वहां पे पहले ही दिन हाँ, हमने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम किया। और इस सांस्कृतिक संध्या पे जॉर्डन से भाग लेने आए थे, जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो जॉर्डन से आए थे। बढ़िया। तो उनका, हाँ, मिस्टर अतुल गर्ग हैं, जॉर्डन जिफ्को के एमडी सीईओ हैं। तो उन्होंने उन्होंने वो हमारे मुख्य अतिथि थे। अध्यक्ष हमारे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, एस के सिंह जी, उन्होंने अध्यक्षता की। और शब्द यात्रा के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से करते हुए 63 पर्सन्स थे जिन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट किया, और कुछ लोकल लोग थे, तो 70 लोगों का ये प्रोग्राम था। और 22 जनवरी को राम मंदिर स्थापना का दिन था। तो हमने वहां पे एक भव्य प्रोग्राम किया, इस प्रकार से कि हमने राम स्तुति से अपना प्रोग्राम शुरू किया, और प्रोग्राम को एंड किया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत क्या पैजनिया से। बात है, क्या बात है। तो आप हॉल भी भरा हुआ होगा, आई एम श्योर, हिंदी प्रेमियों से। जी जी, हॉल हमारा पूरा भरा था, और श्री राम का उद्घोष बराबर हो रहा था क्या बीच बात बीच है। में। जिन लोगों ने प्रस्तुतियां भी दी उन लोगों ने श्री राम के ऊपर बहुत कविताएं पढ़ी। और हमारे साथ एक अंतरराष्ट्रीय गायिका थी, डॉक्टर विजया गोडबोले। उन्होंने ये गीत अपनी सखियों के साथ गाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा, हमने ये कोशिश की थी कि जितने भी लोग हैं, 70 के 70 लोग किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें। तो अगर वो कुछ नहीं सुना रहे हैं तो वो लोगों को सम्मानित ही कर सकें। बिल्कुल। तो इस तरह से बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहा, और लोगों ने काफी एंजॉय किया। चलिए, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि अब देश विदेशों में भी हम लोग अपनी एक से इसमें एक आत्मविश्वास और एक जिसे कहते हैं ना, अपनी प्राइड है अपनी भाषा में, और बिल्कुल। अपनी हाँ, बिलीव्स में है कि आप वहां जाकर राम का, अब हम कैसे सोच सकते थे 20 साल 30 साल पहले कैसा हो सकता था। अब देखिए, आप सब लोग गा रहे बिल्कुल हैं और नहीं। वाहवाही हो रही है। और हमें 26 जनवरी को हम इंडियन काउंसलेट गए जी। वहां पे। हाँ, वहां का हमें निमंत्रण था, और हम वहां पे लोगों के साथ हमने बातचीत की, वहां के ऑफिसर्स के साथ फोटो खिंचाई, और झंडारोहण देखा उनका। और इतने अच्छे उस दिन वहां पे हिंदी के प्रोग्राम हो रहे थे, इतने अच्छे डांसर्स थे, बहुत बहुत मजा किया। और बड़ी सारी तिरंगे वाली चुन्नियां पहन के हम सारे गए थे। एक्चुअली हमने अपना ड्रेस कोड ही वही रखा था, तिरंगे वाली चुन्नियां, तो हम उनको पहन के रोज निकलते थे। क्या बात है। और सारे लोग, हाँ, लोग आके पूछते थे कि इंडिया से हो, और कई इंडियंस हमसे चुन्नी मांग लेते थे कि हमको हाँ, दे दो।
हमको फोटो खिंचानी है। कुछ तो हमने आपके फोटो शब्दों के पंख पर और अपने फेसबुक पर डाली थी, तो जी जी। वो देखकर लग रहा था आप लोगों ने बहुत ही कार्यक्रम मनोरंजक भी था, और आप काफी वहां पर घूमना फिरना भी, सैर सपाटे हुए, तो ये बड़ी अच्छी ट्रिप रही ऑल इन ऑल। हाँ, तो मुझे यही लगता है, हमारे देखिए संस्था का नाम जो है शब्दों के पंख, शब्द यात्रा, इसका मतलब ही हम यही लगाते हैं कि शब्द तो कब विस्तार करेंगे, जब आप यात्रा करेंगे। कोई कितना कुछ सीखते हैं, कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, एडजस्टमेंट्स बिल्कुल, होते हैं। तो इसके पीछे हमारा ध्येय यही है कि ये बात तो है। विस्तार किया जाए। नहीं, ये आपने बहुत कहा कि आदमी की असली ग्रोथ तभी होती है जब आप थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में, है अब ना? इसको भी चैलेंजिंग है, आप अपने एकदम एटमॉस्फेयर से हट के दूसरे में गए। एक्चुअली शारदा मित्तल जी की ही वजह से ये प्रोग्राम इतना सुंदर और इतना अच्छा रूप ले चुका। इस पे वो बहुत मेहनत करती है, हद से ज्यादा मेहनत करती हैं इस काम पे। यहाँ का पंचमणि भोपाल का प्रोग्राम बनाया। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो कैसे, किस दिन कितने मिनट कहाँ होना चाहिए, कौन सा किस रास्ते में पड़ेगा रूट, ऑर्गेनाइज कहाँ ठहर, करती हैं, हाँ। ये ऑर्गेनाइज वो बहुत अच्छा करती तो इसके बाद अब कोई दूसरी कंट्री का कोई वो? है। हाँ हाँ, इसके एक्चुअली हम दुबई भी इसी तरीके से गए हाँ, कि जब हम मॉरिशस से आ रहे थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें दुबई ले चलो, हाँ, कहीं ले चलो। तो इस बार भी जब हमने अपना ये ट्रिप पूरा करा, तो हमें फिर से लोगों ने कहा है कि हमें कहीं ले चलो। हाँ। तो हमारे जहन में जो सबसे पहले हम दो जगह हैं, एक तो हम बाली जा सकते हैं और दूसरा हम जॉर्जिया जाने का सोच रहे हैं। जॉर्जिया न्यू डेस्टिनेशन है, और लोगों को ये रशिया और यूरोप के बीच में है ना, तो अच्छा। लोगों को एक अच्छा, मतलब इंडियंस के लिए थोड़ा इनको ज्यादा मजा आएगा, कुछ कुछ हाँ, यूरोप का फील आएगा। वाह। और हम, हाँ, और वहाँ की एम्बेसी से हम बात कर रहे हैं कि वो हमारा प्रोग्राम वहाँ होने दें। अरे वाह। और ये बड़ी खास बात है कि सब लोग आगे आके हेल्प करते हैं, हाँ, ये मैंने पाया। हाँ, हाँ, एक अकेले आदमी के लिए तो इतनी बड़ी ट्रिप करना संभव नहीं है। हाँ, पर वो सब जगह सब लोग मदद करने आ जाते हैं, बाकी लोग सब भी, हाँ, जगह से। हाँ। हाँ, बाकी लोग भी आ जाते हैं, और एम्बेसी वाले भी बराबर पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपके शब्द यात्रा के आने का की क्या संभावना है? हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे आएं। तो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को शब्द यात्रा के थ्रू आप देखें। तो फिर एक तो हमारी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी, हाँ, और हमारे वहाँ के लोगों से आपके थ्रू बहुत अच्छा जुड़ाव हो जाएगा। जरूर। क्योंकि अगर हम मान लो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते हमारे सारे लोग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले तो इंडिया आते रहते हैं। हाँ, भी हम, उनमें से हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, पर अपनी थोड़ी सी झिझक है कि शायद हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितने इंडिया में रहते हुए लोगों की हो जाती है, तो हम तो इसको बहुत। मुझे लगता है कि भाषा वो अच्छी जो दूसरे के दिल तक पहुंचे। बिल्कुल, कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, हाँ, हमेशा सरल भाषा ही अच्छी है ना। बिल्कुल, भाषा बिल्कुल। का काम बस इतना ही है अपने विचार कि हम व्यक्त। अपने विचार दूसरे तक पहुंचा पाए। हाँ, अब उसको हम, अगर हम शिष्ट बना देंगे, तो हम अपनी भाषा को खराब ही कर रहे हैं, हाँ, हाँ, सुनने है में ना? काफी अच्छी मीठी लगनी चाहिए। और सीधी बात, सरल बात दिल तक पहुंचती है। हाँ, पहले पहले लोग क्लिष्ट भाषा में लिखते थे, लेकिन पहले लोगों का इतना बाकी भाषाओं के साथ वास्ता नहीं था। अब जब हमारा इंग्लिश के साथ इतना वास्ता हो गया है, इंग्लिश के बिना हम नहीं चल सकते, हाँ। तो अगर उसके वर्ड्स भी आ रहे हैं तो क्या बुराई है? क्या, मुझे तो या ये बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं इसका इसका क्या, किसी और को मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि जैसे दुनिया बदल रही है, जनरेशंस में फर्क आ रहा है, तो एक किसी हाँ की मदर काफी 85 साल की हैं, तो वो कुछ दुखी थी अपने हाँ बच्चों से कि उन्होंने कुछ ऐसा हाँ काम किया जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो वो कुछ बात, तो मैं ये कह रही थी कि आप जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, आप बदलती जाइए, क्योंकि उसी में भलाई है। और फिर मैंने ये शायद आप ही लोगों के शब्दों के पंख से ही सुना था मैंने कहा कि जैसे हिंदी भाषा बदलती रहती है, जैसे अंग्रेजी के शब्द को भी ले लिया हाँ उसने अब, हाँ हाँ तो वो अभी तक जिंदा है, अभी तक सब लोग पॉपुलर है। पर यदि आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे और एकदम जैसे संस्कृत बिल्कुल कुछ ऐड होना ही नहीं है, तो धीरे धीरे लोग उसको छोड़ते जाएंगे।
तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो है बिल्कुल इसमें। और सब लोग जुड़ सकते हैं ना। भाषा क्या है, आप सोचो, इशारों की भी एक भाषा हो, हाँ, ये बात तो है। इशारों से भी हम अपनी बात कह लेते हैं। तो और हमें हिंदी को तो इसलिए आगे बढ़ाना है और इसलिए जीवित रखना है कि हम लोग ही इतने ज्यादा हैं, सही बात है। हम लोग बहुत हैं, हम लोग बहुत हैं। तो जब हमारी संख्या ही इतनी ज्यादा है तो हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। बिल्कुल, हमें तो कुछ बिल्कुल, ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बस बस बिल्कुल। हमें इकट्ठा करना है लोगों को और बिल्कुल, अपनी बात कहनी है। हम और हम शब्द यात्रा के जरिए हम ये भी नहीं कहते कि तुम सारी पढ़ाई अंग्रेजी। भाई, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? कोई एक भाषा नहीं, कोई एक कंट्री के लोग नहीं, सब लोग साथ मिलके चलें, लेकिन हाँ, हम अपने संस्कारों को जीवित रखें हाँ, और हम अपनी संस्कृति को बचाएं, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो सबके काम आएगी। भारत ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, दुबई ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, तो उसमें तो प्यार और मोहब्बत ही बढ़ेगी इससे। बिल्कुल, दिल से दिल की बात तभी होगी जबकि हम अपने पन्ने अपनी भाषा में रंगेंगे। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी।
बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अनु से, जिनकी आप कहानी सुनेंगे तो मुझे तो विश्वास नहीं हो कि एक छोटे से अवधि में भगवान किसी के ऊपर इतने दुख डाल सकता है। उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई तो उसमें उनका दिमाग गया, तो उनको फिर पता चला कि उनको स्टेज 4 कैंसर है। उनको फिर उस पर 4 ऑपरेशन हुए। फिर उसके बाद कोविड में उनके इंडिया में कुछ उनके करीबी परिवार में माता पिता उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद यहाँ उनकी बेटे की मृत्यु हुई यहाँ पर। और आज के दिन जब आप उनसे मिलोगे तो उनके चेहरे पर खाली पॉजिटिविटी, एकदम ऐसा ग्लो है जो आप को विश्वास नहीं हुआ कि कोई यही इंसान अभी हाल में इतने बड़े बड़े दुखों से गुजर चुका है। तो चलिए हम आज उनसे बात करते हैं। अनु, आपका हमारे रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपसे बात करेंगे आपकी अपनी लाइफ के चैलेंजेस को आपने कितनी ब्यूटीफुली आपने उनको लेकर अपने अंदर समाकर आप यू emerged into like a beautiful human being। मैं आपको पहले नहीं जानती थी, बट जैसे आप खुद बताती हैं कि पहले आपने कुछ बताया मेरे को, तो जैसे कहते हैं ना, यू आर अ ट्रू एग्जांपल। लोग कहते हैं कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, तो बिल्कुल मेरे को, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं ऐसे कह रही हूँ, पर आपसे मिलके ऐसे ही लगता है। आप बहुत पॉजिटिविटी रेडिएट करती हैं, तो आपके साथ बैठ के सबको बहुत अच्छा लगता है। पर आपसे आपकी लाइफ की स्टोरी सुन के पता चलता है कि आपने बड़े बड़े दुख सहे हैं। तो आप हम लोग को ऐसे बताइए ताकि हम सब लोग को भी कुछ उसके बारे में पता चले, और हमको भी अपने हमारी एक इनर शक्ति हम लोगों को भी देखें हम कैसे जगा सकते हैं उसके बारे में। शुक्रिया रेणु जी, आपने बुलाया मुझे रेडियो में। रेणु जी, ये जिंदगी में हमेशा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बस मैं भगवान से कभी भी प्रार्थना करती हूँ तो हमेशा यही प्रार्थना करती रही हूँ कि चैलेंजेस तो दे, डेफिनेटली, डोंट, नो प्रॉब्लम, बट उसके साथ वो शक्ति भी दे कि हम उसको हैंडल कर सके, कैसे हम उसको पार कर सके। तो इसकी वजह से मैं ये बोलूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत योगदान रहा है मेरे मेरे जिंदगी में। और बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, हेल्थ का चैलेंजेस, फाइनेंस का चैलेंजेस, फाइनेंशियल। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि मेरी जिंदगी में मैंने अपने बेटे को खो दिया है। तो इट हैज बीन अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, लाइक यू नो, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस कि मैं कैसे बताऊं। इट इज, तो एक माँ को हमेशा ये लाइक यू नो, अगर ऐसा कोई भी माँ अगर इस परीक्षा से गुजरती है तो वो भगवान से यही पूछेगी कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया। लेकिन मुझे आर्ट ऑफ लिविंग ने इतनी शक्ति दी है, भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट मुझे अभी इस जिंदगी को कैसे पार करना है, तू ही मुझे शक्ति देना करके। तो मुझे मालूम है कि लाइक यू नो, मैं जब ये सब चीजों से गुजर रही थी तो आर्ट ऑफ लिविंग की कम्युनिटी की मदद इतनी रही मेरे को, इतनी रही। मुझे कैंसर हुआ था 2 साल, बहुत ही मैंने सब ऑपरेशंस एंड कीमोस एंड ट्रीटमेंट एंड बहुत सारा कुछ मैंने कर लिया उस टाइम पे भी। और जब मेरा बच्चा नहीं था इधर, तो उस टाइम पे भी आर्ट ऑफ लिविंग की इतनी मुझे कम्युनिटी हेल्प थी कि मुझे पता ही नहीं चला है कि ये दिन कैसे गए मेरे। अभी मैं सोचती हूँ कि ऐसे कैसे होगा, क्या हुआ था, कुछ मुझे पता ही नहीं है। इतना हेल्प किया है सब लोगों ने, क्योंकि वो आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं जैसे संगचत्वम, आई बिलोंग टू यू, एंड
जब वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, सामने वाले को भी हम लोग ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, आप मेरे ही हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने अंदर ही भगवान है, तो ऐसे हम लोग सब लोगों को ऐसे मान ले, तो help is always there and community is always there beside us to do what, like to help us out in any situation. तो मैं बोलूंगी कि ये मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा, it has been a big thing in my life, like art of living. मैं बहुत फेथ रखती हूँ, अपने आप में भी फेथ आ जाता है अपने आप। you just trust yourself, you trust the process. तो आपने जैसे कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग की कम्युनिटी बहुत हेल्प थी, इसके अलावा क्या, मतलब कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स वो तो जैसे बहुत बड़ा परिवार है, तो वो तो आदमी को बहुत ज़रूरत है उसकी ऐसे दुख के समय। वो एक प्रोसेस सिखाते हैं जो जिसको क्रिया बोलते हैं, और ये क्रिया एक बार दो बार करने से नहीं, आप हर रोज प्रैक्टिस करने से आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी, अलग तरह की पॉजिटिविटी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से कैसे। बट जब भी आप कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग के लोग से मिलोगे तो आपको उनके चेहरे पे हंसी ही नजर आएगी, बिकॉज वो लोग रोज प्रैक्टिस जब करते हैं तो अपने आप में वो ऐसा महसूस करते हैं कि कोई भी चैलेंजेस आए जिंदगी में, हम लोग इसको टैकल कर लेंगे, हम लोग इसको पार कर ही लेंगे। और इवन बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं। एक प्रोग्राम है बच्चों का इंट्यूशन प्रोग्राम, जिसमें बच्चे आंख पे पट्टी बांध के भी जो सामने वाला लिखता है, ड्रॉ करता है, जो भी करता है, वो अपने आप देख के आंख में पट्टी बांध के वो लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा। उनमें भी इतनी एनर्जी आ जाती है, लाइक दे सम काइंड ऑफ इंट्यूशन हैपेंस। एंड बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, अंदर से हैप्पीनेस फील होता है ना। आप मानोगे ना मानोगे, जो जितना भी मैंने जिंदगी में सहा है, जितना भी मैं गुजर चुकी हूँ, इसके बाद भी आई फील दैट आई हैव द एबिलिटी कि मैं आज उसको स्वीकार कर लिया है मैंने, कि हाँ ठीक है, चलो भगवान ने मुझे दिया है, ये जिंदगी ऐसी दी है, तो कोई बात नहीं है, मैं इसको स्वीकार कर लेती हूँ। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो एकदम सब आसान हो जाता है, एवरीथिंग बिकम सो इजी। अरे कितनी बड़ी बात आपने कह दी, स्वीकार करने में। तो आपको इस प्रोसेस में पहुंचने में कितना वक्त लगा, लाइक? देखो, मैं वैसे तो 2001 में मैंने लर्न किया था ये क्रिया, बट उस टाइम पे बच्चे छोटे थे, फैमिली थी, तो इट वाज लाइक हर रोज प्रैक्टिस नहीं कर पाती, थोड़े टाइम प्रैक्टिस किया, फिर हम लोग न्यूजीलैंड मूव हो गए तो वापस छूट गया। तो इट वाज लाइक मैं आती जाती थी उसमें, लाइक कनेक्ट होती थी, फिर वापस कुछ ना कुछ की वजह से, लाइक छूट जाता था। बट 2011 में जैसे पता नहीं क्या हुआ, मैंने वापस एक कोर्स किया, एंड उसमें मैं इतना कनेक्ट हो गई कि मैं फिर छूट ही नहीं पाई, वहां से मैं हमेशा कनेक्टेड ही रही। तो तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, 2011 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो तो आज आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा प्रैक्टिस इज वर्किंग। तो ये आपने मेलबर्न में किया है, ये सही? हाँ, मेलबर्न में बहुत बड़ा कम्युनिटी है, यहाँ पे हर कोर्सेस होते हैं और बहुत सारे टीचर्स है, सीनियर टीचर्स है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है जो हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं, जो फर्स्ट कोर्स है, जो 3 दिन का रहता है, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, और फेस टू फेस भी होता है। एंड उसके बाद तो आप, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसमें डीपर कोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे साइलेंस कोर्सेज होते हैं, मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, बच्चों के लिए भी, लाइक छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए कोर्सेज रहते हैं इसमें। एंड इट कीप्स हैपनिंग ऑल द टाइम ओवर हियर आल्सो इन मेलबर्न।
सो अगर आप जो भी दर्शक है वो अगर आर्ट ऑफ लिविंग मेलबर्न गूगल कर ले तो उसमें सब आ जाता है। तो आपसे ये बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं हम अपने सुनने वाले भी इसमें देखें और आपसे कुछ प्रेरणा लें। हम अपने आप को मतलब जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी को जैसे भूल गए थे कि उनमें क्या क्या शक्ति है, तो आई थिंक शायद आर्ट ऑफ लिविंग में शायद आपको भी वो याद दिला दिया कि आप में उतनी वही सब शक्ति है। आप में भी भगवान है, आप भी भगवान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो सविता जी, स्वागत है। हमारे रेडियो प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बात करना चाहेंगे भारत में, जो सिर्फ भारत में ही नहीं, हम पूरे देश विदेश में जो आजकल जो फैमिलीज में जैसे कहते हैं ना कि सब पगला रहे हैं, बोरा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही हैं, कुछ रिश्तों की महत्वता नहीं रह गई है। तो जी। इसके पीछे हाँ ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड को शायद फॉलो कर भी रहे हैं बच्चे का इसमें, पर कोई क्या, आप क्या समझती हैं कि कुछ ऐसा उसका कोई और कारण भी हो सकता है क्या? अभी जैसे इंडिया में आजकल मैंने किसी से कहा कि अरे मेरे कोई नेफ्यू है दूर के, वो उनकी लिव इन रहते हैं, तो वो बड़े एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, अच्छा हाँ लिव इन में है, कोई बात नहीं। हम्म। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझसे 10 साल बड़ी हैं वो। तो मैं अच्छा। कि मतलब कि उन्होंने मतलब कि आजकल मतलब ये काफी कॉमन हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आपके इस पे हम्म। क्या विचार हैं? कि आपको ऐसा लगता है कि हो रहा है क्या, और क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, आपसे मैं सुनना चाहूंगी। धन्यवाद रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सबसे जुड़कर, और मैं लिसनर्स को एक बार और नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विशिंग यू अ वेरी ग्रेट ईयर अहेड माय डियर लिसनर्स फ्रॉम मेलबर्न। एंड रेणु जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। देखिए, आजकल जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ सिस्टम बना रखे थे, और उन सिस्टम्स की कोई देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दोज सिस्टम्स। तो उन्होंने तो ये कहा था कि 4 गृहस्थ आश्रम है, 4 आश्रम है आपके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो और सबको 25 years, एज्यूमिंग एज ऑफ 100 years। आज 100 years तो सबकी नहीं होती, तो से दे डिवाइडेड 25 years फॉर ईच दिस थिंग। चलिए, अब हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो इन चीजों को नहीं मानती। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको फिर भी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जरूर जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो जो हमारी रूट्स है ना कहीं आपको अपनों से जोड़े रखती हैं, परिवार से जोड़े रखती हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप अब आ गया है, बिकॉज नाउअडेज जो वट एवर इज आवर यंग जनरेशन, दे डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग। वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। देखिए, शादी जो है, कहते हैं शादी बंधन है, लेकिन बंधन बड़ा मीठा बंधन है। उसमें ये है कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव इकट्ठे उसको फेस करते हैं। यू बोथ फेस द चैलेंजेस ऑफ वट एवर ऑफ लाइफ। तो
ये बहुत अच्छा सिस्टम था। देखिए, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप कभी भी, आपका मन भर जाए, आप छोड़ के जा सकते हैं। तो उस रिलेशनशिप से जो बच्चे हैं वो बहुत सफर करते हैं, अगर उस रिलेशनशिप में देयर आर चिल्ड्रन आल्सो, या अदरवाइज एक पार्टनर बहुत सिंसियर है, कमिटेड है, दूसरा नहीं है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है कि आप एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति को छोड़ रहे हो। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं पर जो वही लिव इन तो। रिलेशनशिप के साथ आती हैं। हाँ, तो लिव इन रिलेशनशिप, हाँ जी कहिए प्लीज। मैं ये कह रही थी कि आपने आप कहा कि एक सिंसियर है एक नहीं, पर ये तो शायद शादी में भी हम देखते हैं कि नोकझोंक चलती रहती है, और कई शादियां आप कहेंगे कि बिल्कुल 100% उतनी बढ़िया नहीं चलती हैं जितनी चलनी सच चाहिए। नहीं है। हाँ। रेणु जी, नोक झोंक अलग चीज है। हाँ। उसमें आदमी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। नोक झोंक थोड़ी बहुत बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, लेकिन उन्हें पता है कि हम, हमारी एक बॉन्डिंग है आपस में जिसको हमको निभाना है। वी आर कमिटेड टू ईच अदर। तो लिव इन रिलेशनशिप में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती। और दूसरा ये है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स इतने बिजी रहते हैं इन अर्निंग मनी एंड ऑल, उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, उनको मॉरल वैल्यूज देने का टाइम नहीं है। तो इसलिए ये चीजें भी मैटर करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अहेड इन लाइफ, in every field of life, whether it's marriage, career. Values are important because you have to be a good human being, और आपको दूसरों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना, केवल यू कांट बी सेल्फिश। तो इसलिए मॉरल वैल्यूज की आजकल कमी होती जा रही है, और उसका एक कारण न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं। पेरेंट्स आर वेरी बिजी अर्निंग मनी, तो दे हार्डली गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। दूसरा ये कि वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो वो जो हमारे इंडियन कल्चर में एक कमिटमेंट थी शादी की, वो अब वेस्टर्न कल्चर में तो नहीं है। तो डिवोर्स रेट्स आर गोइंग अप इवन इन इंडिया आल्सो। So there are so many things behind it. Or let me tell you, no country can prosper if they don't have strong family system. जो परिवार है वो छोटी सी इकाई है, चाहे देश की, एक समाज की, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस इकाई का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। हाँ, ये बात तो मैं समझती हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं देखो अमेरिका में क्या है, कितना प्रॉस्पेरस है, वहां पर कौन सी वैल्यूज हैं। पर वो एक तरफा, जैसे प्रॉस्पेरिटी, जैसे कहना सिर्फ धन आ रहा है, मेंटल मेंटल प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है उसमें। तो मतलब वो कहें जैसे अ, पूरी की पूरी सोसाइटी नहीं एक तरफा बढ़ रही है। आप धन आ रहा है आपके पास बहुत, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बिजनेसेस चल रही हैं, खर्च कर रहे हैं, पर शायद कहीं अकेलापन भी ज्यादा हो रहा है। जैसे जापान में अभी मैं गई थी, जापान में बहुत बहुत प्रॉस्परस कंट्री, वहां पे मैंने लग रहा है कि कितना उन लोग कितनी जल्दी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को उठाया है। पर उसके साथ ही हम ऐसी भी जगह गए जहाँ पर लोग इतना अकेला फील करते हैं कि वहां पर लोग एक्चुअली हायर करते हैं कुछ लोगों को ताकि वो आपसे अच्छी बातें, क्योंकि आपके कोई दोस्त नहीं बन पाते, पर टाइम ही नहीं है दोस्तों के लिए। तो आपको जैसे आपका बहुत अकेला लोनली फील कर रहे हो, तो वहां पर कुछ ऐसे बार्स हैं जहाँ पर आप पैसे देकर लोगों से दोस्ती, वो आपके लिए दोस्त बनेंगे। और मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा। अच्छा लगा कि ऐसा भी हो सकता है सोसाइटी में कि आप पैसे देकर दोस्त बना रहे हो ताकि वो आपसे अच्छी बातें करें और आपका मनोबल बढ़ाएं। अब चाहे आपका बताइए। मनोबल कितना विश्वास करता है कि नहीं, एक ये भी है क्योंकि आप जानते हैं आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो पता नहीं कितना फर्क पड़ता होगा मनोबल पर उसको, वो उसका। बॉन्डिंग बनती नहीं है, पता है थोड़ी देर के लिए आए हैं। थोड़ी देर के लिए, अगली बार आप हों कोई और बिल्कुल। होगा। तो हम्म। सो ये है। तो जी। हाँ, नहीं ये तो है जैसे आपने कहा कि, और आप, और ठीक है आपने कहा मॉरल वैल्यूज नहीं है एंड ऑल, पर एक कुछ ये भी हो सकता है कि हमारा पिछला समाज भी बहुत ज्यादा, जैसे ठीक है, मैं इस बात को पूरा 100% मानती हूँ, हमारी रूट्स बहुत जरूरी हैं जो हमें अपने एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, मैं इस बात से पूरी तरह से। बिल्कुल। पर क्या हमारी बीच बीच में हम लोगों का समाज ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था, इसलिए भी कोई रीजन हो सकता है कि हमारे बच्चे बगावत कर रहे हैं, कुछ बच्चे बगावत ही समझो, कि हमारी सारी वैल्यूज को एकदम ठोकर मार के आगे चलना। देखिए, बगावत इसलिए भी है, एक तो मैंने कहा ना कि मॉरल वैल्यूज की कमी है। दूसरा, आजकल की जो हमारी जनरेशन है
दे आर वेल इक्विप्ड, मतलब वो फाइनेंशियली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत पहले बच्चे ज्यादा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते थे। मैं इंडिया के रेफरेंस में ही बात करूंगी कि इंडिया में चिल्ड्रन यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर मैरिजेस। तो हाँ, वो एक परिवार में रहना, मिल के रहना। आज दे आर डूइंग अर्निंग सो वेल, तो वो कहते हैं कि हमें तो अब जरूरत ही नहीं है बड़ों की, बड़ों दे आर नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरा, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहां भी ऐसी फीलिंग है कि आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है, ही इज ओनली कंसर्न्ड विद हिमसेल्फ। तो बहुत ही सेल्फिश मोटिव रहता है लोगों का, या काम निकलवाया और चलते बने। बिल्कुल। तो इवन लिव इन रिलेशनशिप में भी कुछ लोग इसलिए आते हैं कि उनको दूसरे से काम है, कि भैया हमें इससे ये फायदा हो रहा है, और जब वो फायदा खत्म हो जाता है दे वांट टू वॉक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। ये तो तो बहुत से कारण है ये, और ये कारण आपस में जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियली चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल, प्लस मॉरल वैल्यूज की कमी है। दूसरा, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स डोंट गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन, सो लेटर ऑन व्हेन दे ग्रो they also say we don't have time for you. नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेलें मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। तो सविता सयाल जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहती है। ये लोनलीनेस बहुत से देशों में है, लेकिन आप अब इंडिया में भी ऐसी एजेंसीज आ गई हैं
जो दे विल डेली कॉल यू एंड आस्क हाउ आर यू डूइंग, आपको कुछ चाहिए, आपको दवाइयाँ चाहिए, हम मंगवा देते हैं, यू हैव टू पे टू दैट एजेंसी। तो फिर भी वो सब प्रोफेशनल है, उनकी इमोशनल आपके साथ अटैचमेंट नहीं है। नहीं है। जो अपनों की ब्लड रिलेशन की इमोशनल अटैचमेंट है, आउट ऑफ कंसर्न आपके लिए करते हैं, वो नहीं होती ऐसी एजेंसीज में। या व्हेन यू हायर पीपल, यू हायर टाइम फ्रॉम समबडी, तो वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो मतलब ये तो काफी बड़ी जैसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली तो लगता है अब रहेगी ही, क्योंकि लोग अपनी नौकरियों के लिए अलग अलग उसमें जा रहे हैं। जैसे कहें थोड़ी सी लोगों की एक वो भी एक दूसरे को सहन शक्ति भी कम होती जा रही है, शायद इसलिए, क्योंकि आदत नहीं है। ये मैंने बिल्कुल। एक फैमिली में देखा है यहाँ पर, जैसे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहू आती है जॉइंट फैमिली से, पर सास हमेशा न्यूक्लियर फैमिली से में बड़ी हुई है। तो ये अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी वो है, क्योंकि सास को हर चीज में ज्यादा बुरा लगता है, जबकि बहू ठीक है, क्योंकि उसकी आदत है एक दूसरे को थोड़ी जगह देना, लोगों के साथ रह रहे एडजस्ट करना, स्पेस एडजस्ट देना, करना हाँ कि जी। ठीक है, थोड़ा बहुत हर चीज पर तुनकने से कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसका क्या मतलब, आपके पास आप क्या हम क्या आगे अपनी पीढ़ी को क्या समझा सकते हैं, किस तरह से हम बदल सकते हैं कि हमारा देश पूरी तरह से, हम देश का पूरा समाज सभी, हम लोग को हर जनरेशन को पिछली जनरेशन से बेहतर रहना चाहिए, नॉट मनी वाइज पर सब चीजों में, सिर्फ मनी ही नहीं, बिल्कुल। सब चीजों में। हाँ, तो आपका क्या? देखिए, इसके लिए हाँ बताइए। चाइल्डहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में तो बच्चा माँ बाप के साथ होता है ना, उस समय माँ बाप को समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, मॉरल वैल्यूज जितनी बच्चों को दे सकें, और खुद भी एक रोल मॉडल के रूप में उनके सामने पेरेंट्स को रहना पड़ेगा। ये नहीं कि पेरेंट्स खुद तो झूठ बोल रहे हैं या अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट बच्चों को बता रहे हैं नहीं नहीं, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, दिस एंड दैट, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। क्योंकि जो एग्जाम्पल उनके सामने है, आपको किसी ने भाषण दे दिया शायद इतना असर नहीं होगा, आपने उसने वो करके दिखाया तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में वैल्यूज आए, वो एक गुड ह्यूमन बीइंग बने, तो आप उनके रोल मॉडल बने, आप उनके सामने वो सब काम ना करें जिसके लिए आप उनको मना करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और जितनी एंटी सोशल चीजें हैं उसके लिए भी वी हैव टू जॉइन हैंड्स। अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको कानून तो सजा देगा ही देगा, घर के लोग भी उससे बाइकआउट करें। जो बहन है उसको कहे कि मैं अब आपको राखी नहीं बांधूंगी क्योंकि आप मेरे भाई कहलाने लायक नहीं रहे। तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, फैमिली को भी आगे आना चाहिए, बिकॉज फैमिली एंड सोसाइटी दे हैव टू गो टुगेदर टू मेक सिस्टम्स एंड टू फॉलो सिस्टम्स। तो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत बोला आपने, बहुत अच्छा बोला आपने। जी जी। और और आप हमारे सुनने वालों को और कुछ बताना चाहेंगी, और इन जनरल आप कुछ कहना, बहुत दिनों के बाद हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप जी, मैं यही कहूंगी कि हम सबके लिए ये है कि हम दूसरों को भी स्पेस दें। एक्चुअली कई बार एल्डरली बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू द यंग जनरेशन। एट टाइम्स यंग जनरेशन इज आल्सो राइट एट देयर प्लेस, सॉरी। तो यंग जनरेशन की बात भी सुने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, उनका व्यू पॉइंट देखें, एंड दे शुड आल्सो realize what kind of challenges they are going through। प्रोफेशन में उनके कई चैलेंजेस हो सकते हैं, या अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, कारण भी जानने की कोशिश करें। तो जनरेशन गैप था, है, अभी भी है, तो हम कोशिश करें कि उस जनरेशन गैप को कैसे कम किया जा सके। तो जनरेशन गैप कम होगा तो डेफिनेटली यंगर जनरेशन विल आल्सो बी हैप्पी, एल्डर्स विल बी आल्सो हैप्पी। तो जनरेशन गैप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। एल्डरली पीपल शुड आल्सो ट्राई एंड यंग पीपल शुड आल्सो ट्राई, बट जितना ये गैप कम होगा उतना ही समाज अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं लिसनर्स को यही कहूंगी कि
दूसरों को भी स्पेस दें और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यंग जनरेशन and wherever you can support them. They have their own challenges, and at the same time you should be self-respecting also. सही बोला। ये सेल्फ रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज किए बिना आप युवा पीढ़ी से एडजस्ट करें, and हाँ, definitely if you are honest with them and from time to time you guide them, so definitely things will be better. There will be a good atmosphere. That's what I feel. ठीक बोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने को। रेणु जी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया आज। ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि आजकल इस विषय में सोचने की जरूरत पड़ गई है कि जनरेशन गैप कम होना चाहिए। नमस्कार। ओके। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहीं न ऐसी सुबह देखी जैसे बालक की मुस्कान या फिर दूर कहीं मंदिर में हल्की सी मुरली की तान गुरबानी गुरुद्वारे में तो मस्जिद से उठती आत्मा और परमात्मा मिले जहाँ यही है वो ढोली ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना, ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, ताला तैया तक तक तैया ताल से ताल मिलाना। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।
धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला हर